प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट 2.0 में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट 2.0 एक नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप सभी के लिए तत्पर है, मेहनत संघर्षशील है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक माध्यम से आपको अगर हमको देखते हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे बराबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको पढ़ाने वाले हैं आरपीएफ एसआई के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके की महत्वपूर्ण क्लास, जो अति संभावित प्रश्न है, अति संभावित प्रश्नों के सीरीज पढ़ाने वाले हैं जो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे। ऑप्शन है फलों का, फिर है फूलों का, फिर है कीटों का, कह रहा है पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी का। ये प्रश्न है, कह रहा पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। अगर हम पोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, हम किसका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन। अगर प्रश्न आएगा कि पोमोलॉजी क्या है तो हम बोलेंगे पोमोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगर ऐसे ही बात करते हैं फूलों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, किसके अंतर्गत, तो हम लोग बताएंगे फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। यहीं पर बात करेंगे, अगर कीटों का अध्ययन की बात करता है तो कीटों के अंदर किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप मधुमक्खी के बारे में बात करेंगे, मधुमक्खी का अध्ययन किसमें करते हैं, तो मधुमक्खी का अध्ययन किस कल्चर में करते हैं, एपी कल्चर में करते हैं। तो मधुमक्खी का अध्ययन एपी कल्चर में किया जाता है, एपी कल्चर। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में और मधुमक्खी का अध्ययन एपी कल्चर में किया जाता है। अच्छा, एक और आता है फाइकोलॉजी। अगर बात करता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, तो प्यारे विद्यार्थियों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन। तो प्रश्न आएगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो बोलेंगे फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और आता है माइकोलॉजी। अगर आपसे माइकोलॉजी के बारे में बात करता है, माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके क्या हैं, जीके के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें है कि पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, एपी कल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में प्यारे विद्यार्थियों कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दूसरा प्रश्न यह है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन है आप लोगों के सामने 7.4, दूसरा ऑप्शन है 6.0,
तीसरा ऑप्शन है 6.4, चौथा ऑप्शन है 2.2। ये प्रश्न है। अच्छा, शुद्ध जल का पीएच मान, चौथा ऑप्शन है 7। ये है शुद्ध जल का पीएच मान। प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक। अगर प्रश्न आता है कि पीएच मान होता क्या है, पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान ऐसा पैमाना होता है जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा किसी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने का पता लगाया जाता है। जिस पैमाने से इसका पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उस मान को पीएच मान कहा जाता है। और पीएच मान जो है, इस जो पैमाना है, इसकी खोज सॉरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह है पीएच, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहीं पे बात करेंगे, अगर 7.4 किसका पीएच मान होता है, तो आप बोलेंगे सर 7.5 पीएच मान रक्त का होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। यहीं पर बात करेगा 6.0, ये यूरिन का पीएच मान होता है। और भी अगर हम लोग बात करते हैं, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, और जिस विलयन या पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो पीएच मान 7 से ज़्यादा होने पर वो क्षारीय बन जाएगा। पीएच मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय बन जाएगा। जैसे कह रहा है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यदि रक्त का पीएच मान 7.4, इसका मतलब रक्त क्षारीय होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। तो दूध का पीएच मान अगर 6.4 है तो दूध में क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अच्छा, दूध में अम्ल किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर यही कहते दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कील नहर किस सागर को जोड़ता है? कील नहर किस सागर को जोड़ता है? प्रश्न है कील नहर किस सागर को जोड़ता है। अगर हम कील नहर की बात करते हैं तो ये किसको जोड़ता है? बाल्टिक सागर को जोड़ता है। बाल्टिक सागर। अच्छा, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? अगर हम स्वेज नहर की बात करते हैं तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? जब हम लोग बात करेंगे स्वेज नहर किसको जोड़ेगा, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और किसको? वह लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। कील नहर बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पनामा नहर कहाँ स्थित है? पनामा नहर के बारे में आप जानते होंगे। पनामा नहर किसको करता है? पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को क्या करता है? अलग करता है।
अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन है तमिलनाडु। तो उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? उकाई बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे उकाई बांध परियोजना गुजरात में स्थित है। उकाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी पर बना है? उकाई बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये बना है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ये इसी को लोग तापी नदी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, राजस्थान में क्या है? चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी, चंबल नदी। ऐसा कहावत है कि चंबल नदी के पानी में क्या है? विषैला पदार्थ, आर्सेनिक पदार्थ पाया जाता है। तो आर्सेनिक पाए जाने के कारण चंबल नदी का पानी पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है। चंबल नदी के किनारे इसीलिए कोई शहर बसा नहीं है, एकमात्र शहर बसा है। कौन सा शहर है? कोटा शहर। बात करते हैं राजस्थान का जो कोटा शहर है, जिसको शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया किस शहर को शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, तो आप बताएंगे कोटा शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोटा शहर जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा है। चंबल नदी में आर्सेनिक पदार्थ पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान में और कौन सी नदी बहती है? अच्छा, यहीं पर क्या बना है? जवाहर सागर बांध बना है। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध है। अच्छा, राजस्थान में और कौन सा महत्वपूर्ण बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। राजस्थान में है सरदार सरोवर बांध। ठीक, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम प्रश्न की सीरीज करवा रहे हैं आरपीएफ एसआई के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए, ये सब जीके जीएस के सामान्य प्रश्नों की सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी। प्रतिदिन ये क्लास चलेगी और आपको यूट्यूब पर मिलेगा शाम को 4 बजे और हमारे फेसबुक पर मिलेगा आपको ये दिन में 12 बजे। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो जब क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह का आंदोलन हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। अच्छा, नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? आप सभी को मालूम होगा। जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी, कब निकाली गई थी? तो आप कहेंगे सर दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? 12 मार्च 1930। और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक? दांडी नामक जगह पर।
ठीक है, ये चली थी दांडी यात्रा चली थी, नमक पर कर लगा दिया गया था। नमक कर को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक आंदोलन चालू किया था, और उस समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद भी नमक सत्याग्रह को बंद नहीं किया गया। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तब एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज किसने की? प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज किया था किसने किया था? बेटिंग ने किया था। बेटिंग, बेटिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी खोज किया था? इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ठीक है। अगर इंसुलिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग। तो कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से या इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग नाम के व्यक्ति ने किया था। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है, तो हम बताएंगे इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय किसका स्राव करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक का टीका, चेचक का टीका किसने खोजा था? तो चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? चेचक, चेचक के टीके की खोज किया था। अच्छा, अगला है जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? जेनेटिक कोड, जेनेटिक, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो जेनेटिक कोड की खोज किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। इंसुलिन की खोज किया था बेटिंग ने। अगला है,
बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? प्रश्न है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो बताएंगे बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। जातीय संसद। तो बांग्लादेश की संसद क्या है? जातीय संसद। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की भाषा क्या है? बांग्लादेश की भाषा की बात करेंगे तो बांग्लादेश की भाषा है बंगाली। बांग्लादेश की भाषा क्या है? बंगाली भाषा बांग्लादेश की। और भी अगर बात करेंगे बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो बोलेंगे ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो बोलेंगे टका है। अच्छा, एकमात्र भारतीय मतलब सीमावर्ती देश है जिसकी मुद्रा क्या है? टका है। मतलब जो भी पड़ोसी लगभग देश हैं सभी देशों की मुद्रा तो रुपया है। ठीक है, लेकिन क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा अलग है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। अच्छा, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान भी पड़ोसी देश है तो भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा तो बताएंगे भूटान की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम। न्यूगल्ट्रम। अच्छा, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। ये इसी युआन को क्या कहा जाता है? रेम जिम्बिक। रिमजिम्बिक ये है चीन की मुद्रा। अच्छा, भूटान को कौन सा देश और कहा जाता है? थंडर ऑफ ड्रैगन वर्ल्ड। ठीक है, थंडर ऑफ ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। तो भूटान को थंडर ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। थंडर ऑफ ड्रैगन। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी है। अगला प्रश्न है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अच्छा, ध्यान देंगे अभी हाल ही में कश्मीर में बहुत दिनों के बाद, जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन को हटाया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाया गया? कोई बता सकता है? तो हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगा था। मतलब अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है? किसी भी राज्य में क्या लागू कर देना? राष्ट्रपति शासन लागू करना। वो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 356 में। क्लियर?
अगला प्रश्न है, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा। ये कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये झुकी हुई मीनार पीसा जो है इटली में स्थित है। इटली, ठीक है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, पो नदी, ठीक है। इटली में क्या चीज स्थित है? झुकी हुई मीनार स्थित है। अच्छा, पिरामिड कहाँ स्थित है? पिरामिड कहाँ स्थित है? आप बताएंगे मिस्र स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है, ठीक है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? किससे है? आगा खां, आगा खां, आगा खां खेल का संबंध आगा खां कप, कप किससे संबंधित है? तो हम बोलेंगे आगा खां कप जो है ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, हॉकी। अच्छा, अगर कह दे थॉमस कप का संबंध किससे स्थित है? थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप का संबंध किससे स्थित है? थॉमस कप का संबंध किससे है? किससे है? बैडमिंटन से है। प्रश्न है, अच्छा थॉमस कप का संबंध जो भी विद्यार्थी जानते हैं इसको कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न यह है कि लापाज किसकी राजधानी है? लापाज, लापाज किस देश की राजधानी है? लापाज किस देश की राजधानी है? तो लापाज किस देश की राजधानी है? जो लापाज है ये बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया, एक देश है बोलीविया और बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज है, ठीक है। अच्छा, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? तो बोलेंगे सीरिया की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप बताएंगे हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी। कहाँ से निकलती स्वर्णरेखा नदी? कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? किस एरिया में छोटा नागपुर का पठार स्थित है?
कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, झारखंड का नाम सुनिए क्या? झारखंड, ठीक है। तो यह है स्वर्णरेखा नदी वहीं से निकलती है, और स्वर्णरेखा नदी पर क्या बनाया गया है? हुंडरू जलप्रपात बनाया गया है। हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने कराया था? लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो आप सभी को पता होगा कि लाल किला किसने बनवाया था, ठीक। तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां। अच्छा, लाल किला स्थित कहाँ है? तो बोलेंगे नई दिल्ली स्थित है। लाल किला नई दिल्ली स्थित है, नई दिल्ली। अच्छा, शाहजहां का बेटा कौन था? शाहजहां का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? औरंगजेब उसका नाम था। क्या नाम था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या बनवाया है? औरंगजेब ने क्या किया था? लाल किला के अंदर मोती मस्जिद बनवाया है। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? मोती मस्जिद स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। और लाल किला के अंदर मोती मस्जिद स्थित है। कहाँ पर? लाल किला के अंदर। अच्छा, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा कोई जानता है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा, तो बोलेंगे इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। अच्छा, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग, मानव शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रत्यारोपण होता है? सर्वाधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसका सर्वाधिक प्रत्यारोपण किया जाता है? हम बोलेंगे किसका? किडनी का। किडनी जो होता है इसका सर्वाधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। किडनी के बाद नेत्र का। अगला बताएंगे, राजपीला पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताएंगे कि राजपीला पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोई जानता है?
अच्छा बताइए, महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी, बोलिए। राजपीला पहाड़ी कहाँ स्थित है और महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? अगर हम बात करेंगे कि राजपीला पहाड़ी और महादेव पहाड़ी के बारे में बात करेंगे, ये स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला पर। किस पर? सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। तो राजपीला पहाड़ी और महादेव पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित हैं। अच्छा, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद हल्का सा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे तमाम प्रकार के जो है मतलब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की अगर बात करता है, सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती हैं? दो नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदी निकलती हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी क्या होती हैं? सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? कोई जानता है? तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। कब हुआ था काबुल में? 1508 ईस्वी को, ठीक। हुमायूं की बेटी का क्या नाम था? अकबर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोई जानता है? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में स्थित है। कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति। अगर हम लोग बात करते हैं मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कौन थे? द्वितीय प्रधानमंत्री। ताशकंद समझौता में गए थे। कहाँ पर? ताशकंद कहाँ पर स्थित है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो वहीं पर गए थे। कब? ठीक है, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी 1965 ईस्वी में, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोई बता सकता है कि कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह, तो बताएंगे कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। दीजिए अपने छोटे भाई की इजाज़त।
मिलते हैं कल, फिर से मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद साथी।